हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका शर्मा। और अब क्विक रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि कोन है कुछ और उसके कुछ सेक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोन का ही कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे है एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। डबल नैप्ड इसको इसलिए बोला गया है कि ध्यान से देखिए कि कोन की ये डायग्राम है और इसके ऊपर एक और कोन इन्वर्ट करके रख दिया गया है। इस टोटल फिगर को हम बोलते हैं डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन जो होती है ये एक फिक्स्ड लाइन होती है। इसके अराउंड एक और लाइन होती है जो थोड़ी स्लैंटिंग वे में है, ये वाली लाइन जो रोटेट करती रहती है और रोटेट करके इस फिगर को जनरेट करती है। तो इसका नाम हो जाता है जनरेटर। फिक्स लाइन और जनरेटर के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अल्फा। ये आपने याद रखना है, इसको डिनोट किया जाता है, मतलब ये एक एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे कि जनरेटर और एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल बनता है, अल्फा। अब क्या हुआ, अब ये कोन था, इसके सेक्शंस बने जब हमने एक प्लेन लिया और उस प्लेन ने क्या करा, इस कोनिक कोन को अलग अलग जगह पे जाके कट किया। जब इसने इस प्लेन ने इस कोन को कट किया तो हमारे पास 4 कॉनिक सेक्शंस बनते हैं जिनकी स्टडी हम कॉनिक सेक्शन चैप्टर में करते हैं। जब तो ये प्लेन डायरेक्ट जाके इस कोन को कट कर देता है, राइट सर्कुलर कोन को कट कर देता है, मतलब अच्छा एक और चीज, जब ये प्लेन कट करता है इस कोन को तो वो एंगल बनाता है बीटा। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप याद रखोगे कि राइट सर्कुलर कोन और प्लेन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कौन सा है, बीटा। अब जब बीटा एंगल बनेगा और बीटा एंगल 90 डिग्री का बनेगा, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट जाके ये प्लेन इस राइट सर्कुलर कोन को कट कर रहा है, तो हमारे पास एक फिगर बन के आ रही है। वो कौन सी फिगर है, सर्कल। जब हमारा बीटा 90 डिग्री होगा, अब अगर यही प्लेन क्या करे, थोड़ा सा बीटा से कम, मतलब 90 से कम थोड़ा एंगल अपना छोटा कर दे और इस राइट सर्कुलर कोन को कट करे, पर वो जो आपका एंगल है बीटा तो 90 डिग्री से कम होगा, मतलब प्लेन जो एंगल बनाएगा वो 90 से कम होगा, पर अल्फा से बड़ा हो, ये वाला जो अल्फा एंगल है इससे बड़ा हो, तब हमारे पास जो शेप ऑब्टेन्ड होगी इसको कट करने के बाद वो क्या होगी, एलिप्स होगी। उसके बाद अगर ये अल्फा के इक्वल ही एंगल लेके प्लेन इसको कट करता है, जितना एंगल अल्फा है उसी एंगल के इक्वल अगर ये कट करता है तो हमारे पास शेप ऑब्टेन्ड होती है पैराबोला। पैराबोला आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। पैराबोला वर्ड का मीनिंग ही होता है यूज्ड फॉर थ्रोइंग, क्योंकि ये ऐसी कर्व लेता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। उसके बाद अगर हमारा बीटा, मतलब जो प्लेन एंगल बना रहा है, जब वो कट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन को, अल्फा से भी छोटा हो जाता है, उस अल्फा से भी छोटा, बिल्कुल इस तरह से कट करेगा। और इस टाइम पे वो सिर्फ एक जगह पे नहीं, इस राइट सर्कुलर कोन को 2 जगह पे कट करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। दोनों कोन्स को, डबल नैप्ड, दोनों नैप्स को, इनको बोलते हैं नैप्स, दोनों नैप्स को कट करेगा, तो हमारे पास जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी वो होगी हाइपरबोला। अब ये समझ लिया, अब जानते हैं इनकी इक्वेशंस और कैसे कैसे इनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जिनके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली फिगर हमने पढ़ी सर्कल, तो सर्कल को जान लेते हैं। सर्कल में होता है हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंटर। अब सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है ये हमारे पास। तो अगर हमारे पास कोई भी हम डिफरेंट पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लेते हैं, उनका डिस्टेंस सेंटर से जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, क्योंकि सेंटर जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारे पास r। तो सर्कल में होता है एक फिक्स्ड पॉइंट जिससे उसके सर्कल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं h, k, ये सिर्फ नाम दिया है इसको, h, k, इसी को याद रखोगे तो इजी रहेगा क्वेश्चंस में। और जो पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर उसको हमने मान लिया x, y। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम इसलिए लिखते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी दे रहे हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन देते हैं। तो हम लिखते हैं इसकी इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपने इसमें वैल्यू पुट करके आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी होती है। अब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको एच के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है
और जो पॉइंट होता है जो हम सर्कल के ऊपर लेते हैं उसको हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अभी मैं बता के हटी हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल में से पास कर रहा है या सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो वो हमेशा सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ऐसे ही अगर आपको एक लाइन बोल दी जाती है कि वो सेंटर में से पास कर रही है, अगर कोई लाइन यहाँ पे सेंटर में से पास कर रही है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को वो क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो इस तरह से आप अलग अलग इक्वेशंस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी में इस तरह से होने वाले क्वेश्चंस है। आई होप सर्कल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। एक और चीज जो इसमें यूज होती है कि अगर कई बार आपको दे दिया जाता है कि इंटरसेप्ट यहाँ पे कट कर रहा है, सर्कल एक्स एक्सिस के साथ इतना इंटरसेप्ट बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ इतना इंटरसेप्ट बना रहा है। इंटरसेप्ट में आपको पहले भी स्ट्रेट लाइंस में बता चुकी हूँ। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट बोला है तो वो उसको हम लेते हैं डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, की कहाँ कितना डिस्टेंस ले रहा है, वो एक तरह से डिस्टेंस ही होता है, मतलब लेंथ की वैल्यू होती है। और अलोंग वाई एक्सिस बोला है तो वाई एक्सिस के अलोंग उसको लेना होता है। इसके बाद हम जानेंगे पैराबोला। केस ऑफ पैराबोला हमारे पास दो चीजें फिक्स रहती हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस और एक फिक्स्ड लाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला इस तरह से बनता है कि अगर हम पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर P कोई पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट है A, तो फोकस तक उस पॉइंट का डिस्टेंस और ए तक उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी एफ। पैराबोला दो चीजों को फिक्स लेके चलता है और उनसे उसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी टर्म्स जो हमें देखने को मिलती है। एक तो ये जहां पे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम हमेशा जो वर्टेक्स लेते हैं इन केस ऑफ पैराबोलास, हम जो केसेस कर रहे हैं उस पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा 0 0 लेके ही चलते हैं। और साथ में जो डिस्टेंस रहता है फोकस और वर्टेक्स के बीच में वो रहता है a, जिसको हम जनरल नोटेशन देते हैं a। उसके बाद इसमें एक लाइन होती है जो पैराबोला को दो पॉइंट्स पे टच करती है और फोकस में से पास करती है, उस लाइन का नाम होता है लेटस रेक्टम। और अगर हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी हो तो उसकी वैल्यू होती है 4a के इक्वल। ये हर पैराबोला के लिए बात ट्रू रहती है। अब पैराबोला की ओरिएंटेशंस डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इफ अगर हमारा जो पैराबोला है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अलोंग हो, मतलब इसका जो मुंह है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला है, तब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस इक्वेशन को याद रखने के सबने अपने अपने ट्रिक्स बनाए होते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जिस तरफ को मुंह खुला होगा हमारे पैराबोला का उस डायरेक्शन में हमने ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको हमें इज इक्वल टू के इस तरफ लिखना है, मतलब राइट हैंड साइड में लिखना है। साथ में हमें 4a के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब x और y के बीच में ही बात होती है तो y का हमने स्क्वायर कर देना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगी इसकी इक्वेशन जब पैराबोला का मुंह पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस रहता है वर्टेक्स और फोकस के बीच में वो रहता है a, क्योंकि फोकस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो इसके फोकस के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, a, 0। और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो हमेशा पैराबोला के पीछे लाई करता है। अगर ये पैराबोला यहाँ पे है तो इसके पीछे लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स और इसी इक्वल डिस्टेंस के इक्वल जितना वो फोकस से वर्टेक्स तक का, मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस रहेगा a के इक्वल। पर क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस है इस तरफ नेगेटिव एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्सिस के लिए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस में से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो हमेशा ऑपोजिट चलती है, उसका साइन ऑपोजिट रहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। क्योंकि पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन इक्वेशन आएगी वो x इज इक्वल टू -a आएगी। अब बात करते हैं जब पैराबोला का मुंह खुला है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इक्वेशन क्या हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्योंकि x नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसका मुंह खुला है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। मैंने बोला इक्वल टू के बाद आप याद रखोगे कि जिस तरफ को मुंह खुला है उस तरफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस हिसाब से, और दूसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है वो पॉजिटिव आएगी, इससे ऑपोजिट चलेगा इसका साइन। अगर आपको याद नहीं रहता है हमेशा आप इस तरह से भी देख सकते हो कि उसके पीछे ही बनेगा, ये नेगेटिव में बन रहा है तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे जाके बनेगा।
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 रहेंगे। अब थर्ड केस देखते हैं, जब हमारा पैराबोला जो है उसका मुंह वाई एक्सिस की तरफ खुला है, और कौन से वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। जिस तरफ मुंह खुलेगा उसको हम लिखेंगे 4a के साथ मल्टीप्लाई में, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x था, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे बनेगा, अगर ये पॉजिटिव साइड में बन रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो नेगेटिव साइड में बनेगा, तो y इज इक्वल्स टू -a इसकी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास जब इसका पैराबोला का मुंह जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ खुलेगा। ये भी ध्यान रखना है आपने कि जब हम यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने देखे थे तो ये -a,0, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। अब डिस्टेंस ये हमेशा a रहता है पर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -a,0। अब जब ये y एक्सिस की तरफ मुंह खुला है तो फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है, फोकस जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट में जब हमारे पैराबोला का मुंह खुला है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, नेगेटिव साइड खुला है तो -a, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। डायरेक्ट्रिक्स बनेगा पीछे, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा पॉजिटिव में, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू a। ये था पैराबोला। कॉनिक सेक्शन है एलिप्स, और एलिप्स में होते हैं दो फिक्स्ड पॉइंट्स जिनको हम नाम देते हैं फोकाई से। फोकाई जो है वो फोकस का प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस यूज होते हैं तो हम उनको बोल देते हैं फोकाई। तो F1 और F2। अब कंडीशन क्या है कि एलिप्स पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो इन दोनों फोकाई से जो उसका डिस्टेंस है उसका सम जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर P कोई पॉइंट है, PF1 प्लस PF2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फोकाई के बीच में डिस्टेंस है, आपस में फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हमेशा ये ग्रेटर रहेगा इन दो पॉइंट्स का सम फ्रॉम द फोकाई, ये हमेशा ग्रेटर रहेगा। ये कंडीशन है एलिप्स की। अब एलिप्स में चीजें क्या क्या होती हैं वो हम जान लेते हैं जो उसमें चीजें यूज होती हैं। तो सबसे पहले अगर ये हमारा एलिप्स है, अगर फोकस के पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, जिस तरफ भी फोकस के पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और दूसरे वाले को हम बोल देंगे माइनर, क्योंकि दो ही तो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जिस तरफ हमारे फोकस लाई कर रहे होंगे, जिस तरफ हमारे आर्क बड़ी होगी, देख के भी आप बता सकते हैं, वो हो जाएंगे हमारे मेजर एक्सिस, और जिस तरफ डिस्टेंस कम होगा वो हो जाएंगे हमारे माइनर एक्सिस। अब ये तो हो गए फोकाई जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, जहां पे एक्सिस को टच करता है हमारा एलिप्स, उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ये होगी V1 और ये होगी V2। अगर दो फोकाई है, दो पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं तो वर्टिसेस भी हमारे पास दो ही हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम वही सेम रहता है कि फोकाई में से पास होगा और एलिप्स को दो पॉइंट्स पे टच करेगा। जैसे पैराबोला में भी फोकाई में से पास होता था और पैराबोला को दो पॉइंट्स पे टच करता था, यही यहाँ पे होगा। और लेटस रेक्टम की वैल्यू इस केस में होती है 2b² a। तो ये फॉर्मूला है ये सभी एलिप्स के लिए, जैसे पैराबोला में भी सभी के लिए ट्रू था, चाहे किसी तरफ भी ओरिएंटेशन हो। तो आपने ये याद रखनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कुछ नाम दे दिए हैं इन डिस्टेंसेस को। अगर हम सेंटर से फोकाई तक के डिस्टेंस की बात करें तो हमने उसको C नाम दे दिया है, C नाम। आप यही याद रखेंगे, इससे पहले जब हम पैराबोला का केस करते थे तब हम सेंटर से लेके फोकाई तक के डिस्टेंस को A लेते थे। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद यही रख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आप उस वे से भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, सेंटर से लेके फोकाई तक के डिस्टेंस को C नाम दे दिया है। अब सेंटर से लेके वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को हमने A नाम दे दिया है, और सेंटर से लेके जो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है उसको हमने B नाम दे दिया है। अब ये जो A B C है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो ये होता है कि A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। A² का जो A² जो है वो B² प्लस C² के सम के इक्वल है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि माइनर एक्सिस की तरफ जो हमारा एलिप्स का डिस्टेंस है वो हमने B लिया है, और जो मेजर एक्सिस की तरफ लिया है A, और फोकाई से सेंटर तक का डिस्टेंस हमने लिया है C। इसी हिसाब से अगर हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, हमने बोला सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है C, तो C एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो C आ जाएगा इसका
एक्स एक्सिस का पॉइंट, और वाई एक्सिस तो है ही नहीं तो वो हो जाएगा 0। अब अगर इस तरफ देखते हैं तो ये हो जाएगा -c,0। अब वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हम a बोल रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर a है तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो a,0, और इस तरफ हो जाएगा -a,0। अब इसी तरह से माइनर एक्सिस की बात कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को अगर हम b बोल रहे हैं, अब ये लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, और इस तरफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये हो जाएगा 0, -b। इसके साथ ही हम याद रख लेते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर हम इस डिस्टेंस को a बोल रहे हैं तो यहाँ तक डिस्टेंस a ही रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा रहती है 2a, और अगर हमें बात करनी हो सिर्फ आधे की, सेमी का मतलब होता है आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस की बात करें तो वो हो जाएगा a के इक्वल। इसी तरह से माइनर एक्सिस, ये b है ये b है, तो टोटल हो गया 2b। पूरे एक्सिस की बात कर रहे हैं माइनर एक्सिस की, तो वो हो जाएगा 2b। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, सेमी की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा b। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाइज मैं बता चुकी हूँ वो कितना होता है 2c, और अगर हम सिर्फ इतने की बात करेंगे तो वो हो जाएगा c के। आती है नई टर्म जो हमारे पास एलिप्स के केस में आती है, वो है इसेंट्रिसिटी। क्या होती है इसेंट्रिसिटी? ये होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फोकाई तक का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स तक के डिस्टेंस की रेशो। डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। अब फोकाई तक के डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं c, और वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं a। तो इसेंट्रिसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो हो जाती है c/a। और ये फाइंड किया गया है कि एलिप्स के केस में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है ये हमेशा <1 रहती है, 1 से छोटी ही ये वैल्यू आती है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हम लिखते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 के इक्वल। ये होती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हम यूज करते हैं। अगर हम इस एलिप्स की ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं, हमारे मेजर एक्सिस y एक्सिस बन जाते हैं और हमारे माइनर एक्सिस x एक्सिस बन जाते हैं, क्योंकि हमारे फोकाई फिर उस तरफ लाई करेंगे। अगर जिस तरफ हमारे फोकाई लाई करेंगे उस तरफ हमारा मेजर एक्सिस होगा। अगर हमारे एलिप्स की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है तो हमारे y एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस बन जाते हैं और x एक्सिस जो है वो हमारे माइनर एक्सिस बन जाते हैं। तो वर्टेक्सिस और फोकस सब चीजें चेंज हो जाती हैं, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी चेंज हो जाती है। वो क्या बन जाती है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। ये टर्मिनोलॉजीज है एलिप्स के बारे में जो आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा लास्ट कोनिक सेक्शन है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है पहले वो जान लेते हैं। हाइपरबोला की कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर, अब ये जो हाइपरबोला है ना ये एलिप्स से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अगर आपको एलिप्स याद हो गया तो इसको याद करना इजी रहेगा, बस साइन की चेंज हो जाएगी, बाकी मोस्टली चीजें जो सेम रहती हैं। और अगर देखा जाए तो इसका थोड़ा सा इन्वर्स है कि जो हाइपरबोला है वो सामने से जुड़ा होता है, इसको तोड़ के दो अलग अलग साइड्स को कर दिया, ऐसे भी सोच सकते हैं अगर आपको याद रखना हो तो। उसके हिसाब से अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझे कि अगर हाइपरबोला पे कोई भी एक पॉइंट लाई करता है, इसमें भी पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें भी दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फोकाई बोलते हैं, F1 और F2। अब वहां पे क्या होता था कि कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे लाई करता है तो फोकाई से उसके डिस्टेंस का सम जो है वो कांस्टेंट रहता था। यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला पे लाई करता है, फोकाई से उसके डिस्टेंसेस का सम जो है, सम नहीं, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। मतलब PF1 माइनस PF2 क्या रहेगा कांस्टेंट। मतलब जो भी बड़े वाला डिस्टेंस होगा उसमें से अगर माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे मोड लगेगा इसका, डिस्टेंस का पॉजिटिव आता है डिस्टेंस तो हम इसका मोड लगा देंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ये कंडीशन है हमारी हाइपरबोला की। उसके बाद जो हाइपरबोला है अगर तो वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम जिस एक्सिस पे वो लाई कर रहे होंगे हमारे फोकस पॉइंट्स उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे कि हम एलिप्स के केस में बोलते थे मेजर और माइनर, यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। जिस तरफ हमारा हाइपरबोला लाई कर रहा होगा, जिस तरफ उसकी ओरिएंटेशन होगी, जहां पे उसके फोकस पॉइंट्स लाई करेंगे उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरे वाले को बोल देंगे कंजुगेट एक्सिस। अब यहाँ पे भी फोकाई के बीच का डिस्टेंस हम c से ही डिनोट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2c। दोनों के बीच में पूरा डिस्टेंस हमारा 2c है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें तो सेंटर से फोकाई तक के डिस्टेंस को हम c बोलेंगे और यहाँ से फोकाई 2 के डिस्टेंस को भी हम बोलेंगे c। उसके हिसाब से ही हम वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं a,
वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं a, तो ये वर्टेक्सेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 2a। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने लिखना हो कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, c डिस्टेंस है तो फोकाई की कोऑर्डिनेट c, 0 हो जाएंगे पॉजिटिव वाली साइड और नेगेटिव वाली साइड हो जाएंगे -c, 0। इसी तरह वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0 और -a, 0। लेटेस्ट रेक्टम वही सेम रहता है, फोकस में से पास होने वाली एक लाइन जो हाइपरबोला को 2 पॉइंट्स पे टच करे। और एलिप्स के जैसा मैं इसलिए बोल रही हूँ इसको क्योंकि एलिप्स में भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² होती है और हाइपरबोला के केस में भी, तो एक ही बार याद रखनी है, दोनों में वही यूजफिसिटी भी इस केस में क्या रहती है, सेम रहती है जैसे कि रहती है एलिप्स के केस में क्या होती है, c/a, दैट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई टू द डिस्टेंस टू द वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस c/a। पर हमने एलिप्स के केस में बोला था कि हमारी सेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 आती है, पर हाइपरबोला के केस में ये लेस देन 1 नहीं आती है, ठीक है, उसे ग्रेटर आ सकती है। अब ए बी सी वहां पे भी एग्जिस्ट करते थे, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, हमने बता दिया कौन कौन से डिस्टेंसेस ए बी सी हैं, बट यहाँ पे रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे था a² = b² + c², यहाँ पे है a² + b² = c² के इक्वल। अब डिस्टेंसेस देख लेते हैं, फोकाई का डिस्टेंस जो है वो 2c के इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस का डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस जो कि है 2a, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो है वो हमारी हो जाएगी 2b। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाएगा कि एलिप्स में हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का साइन, x² / a² - y² / b² = 1। अगर हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं, हमारे फोकाई भी लाई करेंगे y एक्सिस के ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और x एक्सिस बन जाएगा हमारा कंजुगेट एक्सिस, और इक्वेशन चेंज हो जाएगी y² / a² - x² / b² = 1 के इक्वल। आई होप आपको चारों कॉनिक सेक्शन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।